काफी समय हो गया है, हम लोग गांव नहीं गए। कभी कभी तो माँ के हाथों की रोटियों की बहुत याद आती है। सच में माँ कितना प्यार करती थी हमें, आज भी करती है और हमेशा फोन पर हमें बुलाती भी रहती है। लेकिन अब उनके पास किस मुंह से जाएं हम? हमने उन्हें बिना बताए शादी जो कर ली है। माँ हमें कभी माफ नहीं करेगी, ये तो सच बात है। तभी उनके फोन पर पुष्पा का फोन आ जाता है। अरे बेटा, कैसे हो तुम लोग? अपनी माँ की याद नहीं आती? एक फोन भी नहीं किया जाता तुमसे? माँ, बस मत पूछो। अभी हम आपको ही याद कर रहे थे। सच में आपकी उम्र बहुत लंबी है, भगवान आपको लंबी उम्र दे। बस करो, ज्यादा बहाने मत बनाओ और ये बताओ कि तुम शहर से गांव वापस कब आ रहे हो? आएंगे माँ, ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। बेटा, आजकल मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी है। मुझे अपनी जिंदगी का कुछ पता नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शहर से गांव वापस आ जाओ। मैंने तुम दोनों के लिए 2 लड़कियां देखी हैं। वो तुम दोनों के साथ हंसी खुशी रहेंगी। दोनों अपनी जिंदगी उनके साथ बसा लो, बस मैं तो यही चाहती हूँ। अरे गांव की संस्कारी लड़कियां हैं, बिल्कुल तुम्हारी भाभियों के जैसी। ये सुनते ही अजीत और राजीव दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब सच बोलने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। माँ, दरअसल बात यह है कि मुझे आपको कुछ बताना है। आप हमारे लिए लड़की मत ढूंढिए। हम दोनों ने पहले ही शादी कर लिया है शहरी लड़कियों से। तुम दोनों नालायक निकम्मो, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। जैसा मैंने सोचा वही हुआ। अरे मैंने क्या क्या सपने नहीं सजाए थे तुम्हारी शादी के, एक पल में तुमने सब तोड़ दिए। अपनी माँ की डांट फटकार सुनकर दोनों बेटे चुप हो जाते हैं, जिसके बाद पुष्पा अपने दोनों बेटों से कहती है, अरे अब जो तुमने किया उसे बदल तो नहीं सकते। कम से कम मेरी बहू को गांव में ही ले आओ, मैं भी तो देखूं जरा मेरी शहरी बहू कैसी है। थोड़ा सेवा पानी मैं भी करवा लूं उनसे। आज तक हमें एक गिलास पानी का तो उठा कर दिया नहीं। माँ की क्या सेवा करेगी हमारी शहरी पत्नी। चलो बेटा, अब मैं फोन रखती हूँ। तुम दोनों जितनी जल्दी हो सके मेरी बहुओं को गांव ले आओ। इतना बोलने के बाद पुष्पा फोन काट देती है। इधर दोनों भाई अब जल्दी से जल्दी अपनी पत्नियों को शहर लाने की तैयारी में लग जाते हैं। वह उन्हें अपनी माँ के बारे में अच्छे से समझा बुझा देते हैं। देखो, हमारी माँ थोड़ी पुराने ख्यालातों वाली हैं। उनके लिए घर की बहू सूट सलवार साड़ी में होनी चाहिए। तुम तो ठहरी शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां, और वो भी मॉडर्न, तो तुम्हें थोड़ा उनके हिसाब से उनके सामने जाना होगा। व्हाट रॉबिश, ये क्या बात हुई? हम जैसे हैं हम वैसे ही अपनी सास के सामने जाएंगे। अगर हम शहर में रहने के बाद भी गांव जैसा पहनावा, गांव जैसे बनकर अपनी सास के सामने जाएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम शहर की बहू हैं? पता ही था मुझे कि ये दोनों हमारी एक नहीं सुनने वाली। अब इन्हें ऐसे ही लेकर जाना होगा। पता नहीं माँ क्या हाल करने वाली है अब हमारा। क्या हुआ अजीत, तुम किसी गहरी सोच में पड़ गए? अरे मैं तो कुछ नहीं सोच रहा, बस यही सोच रहा हूँ कि हमारी बस निकल न जाए। चलो अब चलते हैं। वो सभी शहर से गांव आ जाते हैं। गांव में आते ही जब पुष्पा अपनी शहरी बहुओं को देखती है तो देखते ही रह जाती है। हे भगवान, देखो तो सही कैसा पहनावा पहनकर आई है मेरी दोनों शहरी बहू। अब मैं इन दोनों का क्या करूं? पता नहीं गांव के किन किन लोगों ने इन्हें ऐसे आते हुए देखा होगा। क्या हुआ माँ, अंदर नहीं बुलाओगी? हाँ बेटा, आ जाओ अंदर। इस घर में तुम्हारा स्वागत है, तुम्हारी शहरी पत्नियों के साथ। पुष्पा के बगल से उसकी दोनों गांव की बहुएं अपनी शहरी देवरानियों को देखकर बहुत खुश होती हैं। स्वागतम देवरानी जी, स्वागतम। आरती तो उतार लेने दीजिए माँ जी शहरी देवरानियों की। ये क्या गांव की गवार जेठानी, कितना चटक मटक पहना हुआ है इन्होंने। वो तो माँ जी को ऐसी बहुएं पसंद हैं। अब माँ जी की सोच बदलनी पड़ेगी शायद। अपने ससुराल में आने के बाद से ही मोहिनी रागिनी अपनी सास को शहर के तौर तरीकों के बारे में बताने लगती हैं, जिसके चलते पुष्पा को बहुत अच्छा लगता है और वह उनसे घर का कोई काम भी नहीं करवाती। माँ जी, आप सच में बहुत जवान हो। शहर में तो आपसे भी बूढ़ी औरतें ऐसे मॉडर्न बनकर घूमती हैं, बस क्या बताऊं। वैसे आपकी सिल्की त्वचा का राज क्या है माँ जी? बहुत अच्छी है आपकी स्किन। ये तो शुरू से ही ऐसे ही रही है। मेरी खूबसूरती है, बहुत लोग मेरी खूबसूरती पर मरते हैं। फिर आप जैसी सुंदर मॉडर्न टाइप की औरत ऐसी गंवार टाइप की बहू अपने घर में क्यों लेकर आ गई? हमारी जेठानियों को देखो, बिल्कुल गंवार वाला पहनावा नहीं है। इतना सारा सिंदूर भर कर रखती हैं अपनी मांग में, जैसे एक पूरी डिबिया पलट दी हो। अरे आपकी पर्सनालिटी की ऐसी बहू सूट नहीं करती माँ जी, हम जैसी शहरी सूट करती हैं। उन्हें आए हुए कुछ दिन नहीं हुए थे और मॉडर्न बहू ने गांव की गंवार सास को भड़काना शुरू कर दिया था। वह अपनी गंवार जेठानियों के खिलाफ अपनी सास को अपनी तरह भड़का देती है। इसी बीच गांव में रहते हुए वो चारों एक साथ प्रेग्नेंट हो जाती हैं।
तुम दोनों के कितने शुभ कदम हैं इस घर के अंदर। तुम्हारे पति के आते ही इस घर में हम सभी को इतनी अच्छी खुशखबरी मिली है। तुम चारों ही अब गर्भवती हो। भगवान तुम्हें स्वयं संतान पैदा करवाएं। रागिनी और मोहिनी ये सब सुनकर चुप खड़ी रहती हैं। बहुत जल्द पोते पोती वाली होने वाली हो माँ जी। आपको वो क्या कहते हैं अंग्रेजी भाषा में, खांगुराजन। फुलवा के मुंह से ये सुनते ही रागिनी और मोहिनी बहुत जोर जोर से हंसती हैं। बेचारी गंवार, कांग्रेचुलेशन भी बोलना नहीं आता। बाहर मत बोलना, नहीं तो माँ जी की बेइज्जती हो जाएगी। ये सुनकर पुष्पा कहती है, जब तुम दोनों को इंग्लिश नहीं आती तो क्यों बोलती हो? आइंदा इंग्लिश में कुछ मत कहना, वरना मेरी नाक ही कटवा दोगी तुम दोनों। इस तरह पुष्पा हर बात पर फुलवा और शीतल को डांटना शुरू कर देती है। इधर मोहिनी और रागिनी का फायदा उठाकर घर के सारे काम भी अपनी जेठानी से ही वो करवाती है। एक दिन रागिनी और मोहिनी फुलवा और शीतल को बातें करते हुए सुनती हैं। अगर मेरा बेटा होगा तो मैं उसके लिए इस घर में एक कमरा बनवाऊंगी और उसको खिलौनों से भर दूंगी। बेटी हो चाहे बेटा, मैं तो दोनों के लिए ही बनाऊंगी। भगवान ने मुझे 2 संतान पैदा कर दी है। एक ही बार में क्या कहते हैं उसको, ट्विंस? जो भी बोलते हैं, मैं तो जुड़वा बच्चे कहती हूँ। ये सुनकर मोहिनी और रागिनी एक दूसरे से कहती हैं, लगता है हमारे ससुराल में कब्जा करने का इरादा है जेठानियों का। इस घर पर हमारा और हमारे बच्चों का ही हक होना चाहिए। उन्हें किसी तरह यहाँ से निकलना होगा, लेकिन कैसे निकाले समझ नहीं आ रहा। मेरे पास एक आइडिया है, देखो अब मैं क्या करती हूँ। मोहिनी ऐसा कहकर रागिनी को कमरे में जाने के लिए कह देती है और खुद शीतल फुलवा के पास जाकर उनसे कहती है, मुझे और रागिनी को दूध पीना है। जेठानी जी, जरा आप हमें दूध गर्म करके हमारे कमरे में भेज दीजिए। ठीक है देवरानी जी, अभी लेकर आती हूँ। फुलवा ऐसा कहकर शीतल के साथ रसोई में आती है और दूध गर्म करके दोनों जेठानियां अपनी देवरानियों के कमरे में देने जाती हैं, जहां दोनों देवरानी दूध के अंदर कांच का पाउडर मिला देती हैं और मोहिनी चालाकी से अपनी सास को बुलाकर वो दूध जानवर को पिलाती है। कुछ ही देर में बिल्ली मर जाती है, जिससे मोहिनी ये साबित कर देती है कि फुलवा और शीतल उनके बच्चे के साथ उन्हें मारना चाहती हैं। इसी के चलते पुष्पा दोनों गाँव की बहू को अपने घर से बाहर निकाल देती है। उसी वक्त बहुत जोरों से बारिश हो रही होती है। माँ जी, हमने कुछ नहीं किया, हमारी बात पर विश्वास कीजिए, हम ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकते। माँ जी, हमें कोई जलन नहीं है, हमारी बातों का विश्वास कीजिए, हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते, ये सब झूठ है। अगर कहीं चुल्लू भर पानी मिले तो उसमें डूब कर मर जाओ, क्योंकि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब इस घर के आसपास भी दिखाई मत देना। पुष्पा के ये कहने पर दोनों गाँव की बहुएं रोते हुए वहाँ से चली जाती हैं और बारिश में दर दर की ठोकर खाने लगती हैं। हम बारिश में पूरी तरह भीग गए हैं, हमें ठहरने के लिए कोई जगह चाहिए होगी। हमारी देवरानियों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, आखिर किस बात की दुश्मनी निकाल रही थी वो हमसे। इस तरह फुलवा और शीतल को बहुत मुश्किलों से एक टूटी फूटी झोपड़ी मिलती है, जिसके अंदर पानी भरा होता है। दोनों गर्भवती बहू मिलकर बहुत ही मुश्किलों का सामना करती हैं और इधर शहर की मॉडर्न बहू अब घर में अपनी मनमानी करने लगती है। रोजाना बाहर से खाना ऑर्डर करके खाती है, अपने हिसाब से कपड़े पहनती है और अपनी सास की एक नहीं सुनती। उनका ये बर्ताव देखकर कहीं ना कहीं पुष्पा को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे ये यकीन आने लगता है कि उसकी गांव की बहू ने ऐसा नहीं किया होगा। शहर की बहू आते ही मैं उनके रंग में ढल गई। जो इतने सालों से मेरे साथ बहू रह रही थी, उनके बारे में मैंने एक बार भी नहीं सोचा, और अब शहर की बहू मेरी एक नहीं सुनती। मुझे अपनी बड़ी बहुओं को ढूंढ कर लाना चाहिए। पुष्पा अपनी बहू को ढूंढने निकल जाती है, लेकिन उसे उसकी बहू कहीं नहीं मिलती। बहुत ढूंढने के बाद उसे कूड़े के ढेर के पास में एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर उसकी दोनों गरीब बेचारी गांव की बहू मिल जाती हैं। उस वक्त वह लेबर पेन से परेशान होती है। तुम दोनों की मेरी वजह से ये हालत हो गई है। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुष्पा दोनों बहू को अस्पताल लेकर जाती है, जहां उसकी गांव की बहू को लड़के पैदा होते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वह अपनी सास को सब बताती हैं कि किस तरह मोहिनी उनके पास खुद ही दूध मांगने आई थी। जब वह अस्पताल से अपने पोतों के साथ बहू को घर लेकर आती है तो पुष्पा अपनी शहरी बहू को बहुत सुनाती है। तुम्हारी करनी की मैंने इन मासूमों को कितनी बड़ी सजा दी। अगर उस वक्त मैं सही समय पर ना पहुंचती तो इनका पता नहीं क्या होता। लेकिन तुमने एक औरत होकर एक औरत के साथ बहुत घटिया काम किया। ये सब सुनकर शहर की बहू को अपनी गलती का एहसास होता है। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हम ज्यादा ही लालच में आ गए थे और हमने ये भी नहीं सोचा कि हमने बारिश में ही अपनी जेठानियों को इस घर से बाहर कर दिया। हाँ माँ जी, आप और जेठानी जी हमें माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी।
पुष्पा और उसकी दोनों गांव की बहू शहर की बहू को एक मौका और दे देती हैं और वो सभी एक साथ मिलकर प्यार प्रेम से खुशी खुशी रहने लगते हैं। उनके बीच के मनमुटाव हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। बहुत जल्द शहर की बहुओं को बहुत प्यारी बेटी होती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? क्या आपको भी यही लगता है कि हम अपने अच्छे स्वभाव से किसी का भी मन मोह सकते हैं, जैसा कि हमारी स्टोरी की इन दो गंवार बहुओं ने किया, अपनी घमंडी देवरानी के बुरे इरादों को नजरअंदाज करके और ना जाने कितनी तकलीफ उठाने के बाद भी उन्हें माफ कर दिया? तो दोस्तों, क्या आप भी हमारी स्टोरी से रिलेटेड किसी ऐसी ही देवरानी जेठानी की जोड़ी को जानते हैं? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।